बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। आप जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। फैलोपियन ट्यूब के इस एपिथेलियम की सीलिया की बीटिंग मूवमेंट ओवा को पुश करने में हेल्प करती है। फैलोपियन ट्यूब में ओवा को पुश करने के लिए दो चीजें काम करती हैं, पहला सीलिया की बीटिंग मूवमेंट, दूसरा फैलोपियन ट्यूब की पेरिस्टालसिस। फिर है क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल शोज लाइसोसोमल एक्टिविटी इन द बोन। आप ऐसे पहचानना जिस नाम के पीछे क्लास्ट लगा हो वो डिस्ट्रॉइंग डैमेजिंग होगी, ब्रेक करने में इन्वॉल्व होगी, और ब्रेक करने में ऑर्गेनली होती है लाइसोसोम। अब बात बोन की आई है तो ऑस्टियोक्लास्ट, अगर बात कार्टिलेज की होती तो कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो यहां फिलहाल आपका आंसर क्या हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट यानी 1। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग मोर इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर का मतलब है येलो फाइबर्स। यहां एक टेंडन ऑप्शन है, एक लिगामेंट। टेंडन में व्हाइट फाइबर ज्यादा होते हैं यानी कोलेजन, और लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर यानी येलो फाइबर्स होते हैं। 49, हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इट्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया में, दैट्स करेक्ट। थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज है। तो आंसर हो गया बच्चों ऑल। हाइलाइन कार्टिलेज के लिए एक और स्पेशल क्वेश्चन होता है कि हाइलाइन कार्टिलेज अक्सर बोन्स के एंड्स पे होता है जहां बोन्स ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन करने को बोलते हैं आर्टिकुलेशन। इसीलिए हाइलाइन कार्टिलेज को समटाइम एक और नाम देते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। क्वेश्चन 50, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लाज्मा। ब्लड लैकिंग आरबीसी ओनली has 91 से 92% water, has 10 to 15% protein, और all of these। बच्चों जो प्लाज्मा है उसमें कोई भी कॉर्पस्किल नहीं होती, खाली आरबीसी ही क्यों? तो इसलिए पहले स्टेटमेंट गलत है। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो 91 से 92% होता है, तो ये बात सही है। उसमें 10 to 15% नहीं, 6 to 7 या 6 to 8% प्रोटीन्स होती हैं। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, वो है सेकंड। elongated fiber with syncytial condition, it's striated muscle fiber। 52, excitability and contractibility is the feature of its muscle tissue। अगर यहाँ क्वेश्चन होता excitability and conductivity तो आपका आंसर हो जाता न्यूरल टिश्यू। फिलहाल आंसर हो गया बच्चों 3, मसल। Haversian canals are not characteristic feature of, आप ऐसे रटो, Haversian canal is characteristic feature of mammal। मैमल के अलावा वो कहीं नहीं है। तो इसमें रैबिट, मैन, डॉग, ये तीनों मैमल हो गए, तो ऑड क्या बच गया, फ्रॉग। तो 53rd आंसर इज 4th। फीचर्स लाइक पुअरली वेस्कुलर, पुअर हीलिंग पावर, सॉफ्ट एंड प्लायबल सूट्स टू, ये तीनों फीचर सूट कर रहे हैं कार्टिलेज को, और इन गिवन डायग्राम में से ए कार्टिलेज है, बी बोन है। तो आपका आंसर हो गया 1। नीजल ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूरॉन्स, दीज आर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वो RER हैं जो ब्लैबिंग से, ब्लैबिंग आपने पढ़ा होगा, पिंच ऑफ होती हैं सिस्टर ने। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ये RER है, ये यहां से पिंच ऑफ होगा, एक वेसिकल बनेगा, और उस वेसिकल में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कहां तक पहुंचेगा, एक्सॉन के एंड तक। न्यूरॉन के साइटोन से एक्सॉन की तरफ मूवमेंट हो रही है, एंटेरोग्रेड फ्लो, एंटेरोग्रेड फ्लो। और नीजल ग्रेन्यूल्स जो RER हैं वो ब्लबिंग करके वेसिकल्स बनाते हैं विच कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट pseudo stratified epithelium? It is made up of tall and cylinder cells, free surface, never have microvilli, they are found in stomach and intestine and helps in secretion and absorption और present in trachea। तो इसके लिए बेस्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये प्रेजेंट है, वहां पे ये दो साइज के हैं, बड़ी सेल्स और छोटी सेल, बट दोनों का बेसमेंट सेम है, इसलिए आप कहोगे सिंगल लेयर्ड है, सिंस दो अलग सेल के साइज हैं जिनसे न्यूक्लियस की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगी।
it seems to be stratified. It seems to be stratified, actually not. That's why it is called pseudo stratified. Then question number 57. Which of the following statement is or are not correct regarding connective tissue? Connective tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animal. They connect and support other tissues. They include such diverse tissues as bone, cartilage, tendon, adipose, loose connective tissue. बच्चों पहली तीनों स्टेटमेंट सही हैं. फोर्थ है ectodermal in origin. This is wrong. It is mesodermal in origin. 58. The given figure shows alimentary canal of cockroach. Which labeled structure is involved in mechanical digestion? यहाँ पे जो B labeled है, B is here gizzard, और gizzard के अंदर की thick cuticle lining फूड को क्रश करने में हेल्प करती है, यानी मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करती है. तो 58 आंसर हो गया 2. 59. माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोचेस, इट्स कटिंग एंड च्यूइंग टाइप, और समटाइम लिखा होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. ये आपको डिफरेंट माउथ पार्ट्स रटने हैं विद एग्जांपल. तो आपको कॉकरोच में मिला है कटिंग एंड च्यूइंग टाइप. 68. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच. इन मेल कॉकरोच, a characteristic mushroom-shaped gland is present in 6th to 7th abdominal segment, which functions as an accessory reproductive gland. Cockroach is uricotalic. Titillator is present in female cockroach. Blood from the sinuses enter heart through ostia and pumped anteriorly to sinuses again. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ है. और जो टिटिलेटर वर्ड है, इट्स नॉट इन फीमेल कॉकरोच, इट इज इन मेल कॉकरोच. 61. विच सेल इन द एरियोलर टिश्यू रिलीजेस हिस्टामिन? मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, फेगोसिटिक सेल. जो मैक्रोफेजेस हैं वो फेगोसिटिक होती हैं, तो ऑब्वियस है बच्चों 2 आंसर तो नहीं होंगे, 2 और 4 कैंसिल आउट हो गया. मास्ट सेल जो हैं वो यहाँ पे क्या रिलीज करती हैं? हिस्टामिन, जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस चलाने में हेल्प करता है. 62. कार्डियक मसल शोज सिमिलैरिटी विद स्मूथ मसल इन बीइंग. देखिए कार्डियक मसल के लिए ये बात मेंशन की जाती है कि कार्डियक मसल स्ट्राइटेड है प्लस इनवॉलेंट्री है. तो आप कह सकते हो कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स विद स्ट्राइटेड मसल्स यानी वॉलेंट्री मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स, बट फंक्शनली रिजेंबल्स विद स्मूथ मसल, क्योंकि स्मूथ मसल कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री. तो यहां आपका 62 का आंसर हो गया फोर्थ. 63. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. कॉलम 1 एडिपोज टिश्यू मैच हो जाएगा बच्चों फैट स्टोरेज यानी A4 से मैच हो गया. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इन स्किन B3 से मैच हो गया. हाइलाइन कार्टिलेज, इट्स इन नोज. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड. तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड. पैथोजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बिलोंग्स टू ग्रुप स्पोरोजोआ ऑफ प्रोटोजोआ? मलेरिया, अमीबियासिस, काला आजार और स्लीपिंग सिकनेस. इसमें पहली डिजीज है मलेरिया, जिसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम. वही अकेला ऐसा है जो किससे बिलोंग कर रहा है? स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है. अमीबियासिस वाला मैच करता है सार्कोडीना से. बाकी 2 डिजीज वाले मैच करते हैं जू फ्लैजिलेटा से, जिसको आप जू मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं. तो यहां आंसर आपका हो गया फोर्थ. ट्राइकोसिस्ट आर प्रेजेंट इन, दीज आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम एंड दीज आर कंसिडर्ड एज डिफेंसिव पार्टिकल्स. 66. ट्रू स्टेटमेंट फॉर माइन्यूटा फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज इट एक्ट्स एज इन्फेक्टिव फॉर्म. What is infective form? The form which enters the body is called infective form. और जो माइन्यूटा फॉर्म बॉडी में आती है वो होती है टेट्रान्यूक्लिएटेड एनसिस्टेड माइन्यूटा फॉर्म. टेट्रा की जगह आपको वर्ड मिल सकता है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड एनसिस्टेड माइन्यूटा फॉर्म. 67. Which out of the following is a ciliated protozoan? It's Paramecium caudatum.
यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेना बच्चों, पैरामीशियम कॉर्डेटम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, 1 मैक्रो 1 माइक्रो। मैक्रो जब डिवाइड करता है तो वो ए माइटोटिकली डिवाइड करता है, और जब माइक्रो डिवाइड करता है तो वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में ये सिचुएशन है। एक और पैरामीशियम है, पैरामीशियम ऑरेलिया, वहां पे 1 मैक्रो न्यूक्लियस है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। इसमें जो पहली आपकी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो बिलोंग कर जाएगा स्पोरोजोआ को, अमीबा बिलोंग कर कोडीना को, एंड द फोर्थ बिलोंग्स टू जू मैस्टिगोफोरा। 68. Which out of the following is a mismatched pair of protozoan group and its example? Amoeboid protozoan, Entamoeba histolytica, ये मैच है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जार्डिया, ये मैच है। सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम, दिस इज करेक्ट। स्पोरोजोआ के आगे लेशमैनिया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लेशमैनिया बिलोंग करता है जू फ्लैजिलेटा को। देन 69. Refer the given figure of Paramecium chordatum and select the option that correctly identifies A, B, C and D. A here is pellicle, B cilia, D C आ गया, C है मैक्रोन्यूक्लियस एंड D इज साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स वो जोन है जहां से फूड, एक कैनाल है जहां से फूड अंदर जाता है और फूड वैक्यूल में कैप्चर हो जाएगा। सो 69 आंसर हो गया थर्ड। 70th. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल अल्फा हेलिक्स। बच्चों जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें स्ट्रक्चर स्टेबलाइजिंग बॉन्ड में से हाइड्रोजन, वॉन्डरवॉल, आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं होता। जो सेकेंडरी होगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी एक्सिस पे हेलिकली कॉइल्ड है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड अपने एक्सिस पे हमेशा राइट हैंडेड कॉइल्ड होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बैलेंस्ड है, तो वो माना जाएगा अल्फा हेलिकल। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो माना जाएगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बट बीटा प्लेटेड हो या अल्फा हेलिकल हो, दोनों सेकेंडरी लेवल है और स्ट्रक्चर स्टेबलाइजिंग बॉन्ड के नाम पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे सेकेंडरी पूछा गया है, तो सेकेंडरी में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप ऑफ डिफरेंट रेजिड्यूज, जो एक फिक्स इंटरवल पे बनते हैं। 71. Methionine, cysteine, tyrosine, glycine, alanine, etc. are different amino acids found in the proteins of living cells. What distinguishes these amino acids? इसका मीनिंग देखिए, आप जब किसी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लेते हैं तो अमीनो एसिड में एक ग्रुप NH2 है अमीनो, एक ग्रुप COH है कार्बोक्सिलिक, और एक ये H और यहां R है। ये R वेरी करता है। मान लो ये R है H, अगर ये R H है तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ये हो जाएगा, तो ये हो गया ग्लाइसीन। ग्लाइसीन अब ये वेरी करने के लिए बच्चों CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है, तो वैरायटी यहां से क्रिएट होती है। और हर अमीनो एसिड में इतना पार्ट, यानी फर्स्ट कार्बन पे अमीनो और फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक, यानी अल्फा कार्बन पे अमीनो और अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक फिक्स है। तो आप कह सकते हो जो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं और वो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन मानी जाती हैं, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो यहां आपका 71 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 72. Nucleic acid exhibit a wide variety of secondary structure. Choose the incorrect option with respect to secondary structure exhibited by DNA. Watson and Crick मॉडल के अकॉर्डिंग है। The backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. The two strands of polynucleotide of DNA are antiparallel. At each step of ascent, the strand turns 36 degree. The pitch of DNA would be 3.4 angstrom. This is wrong. It is 34 angstrom. तो फोर्थ यहां पे आपका गलत हो गया।
73rd, the primary function of carbohydrate in cell is signal transduction, storage of information and catalysis of substances, energy storage and cell identity. This is the best option. सेल आइडेंटिटी से देखो बच्चों क्या मतलब है। सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स या तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोलिपिड होते हैं। आप ऐसा मानो ये रिसेप्टर है, मैं इसको जूम कर रहा हूं, उसका ये नीचे का पार्ट प्रोटीन है तो ऊपर का पार्ट कार्बोहाइड्रेट है, नीचे का पार्ट लिपिड है तो ऊपर का पार्ट अब भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी द एक्सपोज पार्ट इज ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट। तो किसी भी सेल को उसकी रिकॉग्नाइजेबिलिटी देने का काम, उसका किसी से कोऑर्डिनेट होने देने का काम ग्लाइको पार्ट कराता है जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप बोलो ब्लड ग्रुप, आरबीसी के केस में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ये जो एंटीजन वेरी करते हैं वो अपने टर्मिनल पे प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट यूनिट के बेस पे डिफर करते हैं। तो जिस पे ए है उसकी आइडेंटिटी ए ब्लड ग्रुप वाली होगी, ये बी वाली होगी। ऐसे जिसके पास डी एंटीजन है, डी एंटीजन कहते हैं आरएच फैक्टर को, जिसके पास डी एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप आप पॉजिटिव लिख देते हो। ऐसे ही एमएचसी है, ऐसे ही CD4 रिसेप्टर है, CD8 रिसेप्टर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड होते हैं। तो डिसाइडिंग पार्ट हमेशा कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो 73rd का आंसर हो गया थर्ड। 74th, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज, सुक्रोज, ट्री हेलोज। टोटल गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ देम आर रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। ट्राई टू नोटिस इट, मोनोसैकेराइड पूछा है ना कि रिड्यूसिंग शुगर्स पूछा है। तो किसी ने हो सकता है ज्यादा मार्क कर दिया हो क्योंकि उसने माल्टोज भी साथ कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यहां पे आंसर हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, यानी टोटल हो गए 5। सो आंसर इज 1। 75th, amylase, decarboxylase, cytochrome oxidase, pyruvate dehydrogenase, lipase, nuclease, trypsin, aminopeptidase, glucose oxidase, peroxidase, phosphofructokinase, sucrase, lactase, hexokinase and DNA polymerase। अब इसमें पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द गिवन एंजाइम बिलोंग टू क्लास 3। क्लास 3 होती है जो हाइड्रोलेसिस हो। हाइड्रोलेसिस वो हैं जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी में, डाइजेशन की एक्टिविटी में रोल प्ले करते हो। तो इसमें आप टोटल कैलकुलेट कर लो, आपको 7 मिल जाएंगे जो इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 7। ढूंढ लो इसमें जो जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम हैं, जैसे लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, ट्रिप्सिन है, अमाइनोपेप्टिडेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ये सारे एंजाइम आपको मिल जाएंगे। जो किस अमाइलेज है, तो टोटल मैंने 7 नाम ले दिए। ये वो नाम है जो किस में एंगेज्ड हैं? डाइजेशन एक्टिविटी यानी हाइड्रोलाइसिस में। 76, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बॉमेन कैप्सूल, रॉन्ग। बॉमेन कैप्सूल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, तो पहला ही गलत हो गया। सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। 77, find out the incorrect statement. A fatty acid is a carbohydrate hydrogen chain that ends with the acidic group COH. On drastic change in pH and temperature, proteins undergo an irreversible change in structure and shape. It's called renaturation. Wrong. This is called denaturation. और denatured protein वापस अपनी shape attain नहीं करती है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आंसर हो गया 2। 78, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। बॉक्स में बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर उसका एग्जाम्पल है, फिर मोनोमर या बेसिक यूनिट और फिर उसका फंक्शन। लिपिड में एग्जाम्पल फैट ऑयल, ठीक है, मोनोमर के नाम पे या उसकी बेसिक यूनिट के नाम पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑफकोर्स ये करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ में आप देखिए जहां मोनोमर वाला कॉलम है
वहां मोनोमर ग्लूकोज ओनली लिखा हुआ है। वाई ओनली ग्लूकोज? देर आर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो मोनोमर का काम करते हैं, तो सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, ओनली वर्ड आने की वजह से वो आपको यहाँ गलत हो गया है। और खाली ग्लूकोज भी गलत है, क्योंकि ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। बट और बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जहां अलग अलग चीजें हैं, जैसे कुछ हमारे पास पॉलीमर होते हैं अरेबन्स के, जाइलन्स के। अरेबन्स मतलब पॉलीमर ऑफ अरेबिनोज, जाइलन मतलब पॉलीमर ऑफ जाइलोज। अब आता है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैव CH3 CH2OH ग्रुप। मतलब अभी जो हमने R ग्रुप की बात की थी बच्चों, यहां ये हो गया H2N COOH H, यहां पे R अगर CH3 हो या यहां पे R मेंशन है CH2OH हो, तो जहां CH2OH है वो अल्कोहलिक अमीनो एसिड होता है, उसे कहते हैं सीरीन, और जहां ये है उसे कहते हैं एलेनिन। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, राइट। अब आप यहां नोटिस कर सकते हो, यहां जो भी चीज वेरी कर रही है वो R ग्रुप में वेरी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन अ लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। अगर लॉन्ग चेन कॉइल करती है अपनी एक्सिस पे, हेलिकली कॉइल, तो सेकेंडरी है। बट अगर वो खुद पे ही कॉइल हो जाती है और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसे टर्शरी प्रोटीन कहते हैं। सिंगल लेटर कोड ऑफ अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, इट्स E। Y होता है टायरोसिन के लिए, C होता है सिस्टीन के लिए, और S होता है सीरीन के लिए। CH3 CH2 होल 14 COH, टोटल काउंट करो इस चेन में, ये एक फैटी एसिड चेन है, टोटल 16 कार्बन हो गए और कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी 16 कार्बन, नो डबल बॉन्ड। दिस इज पामेटिक एसिड। ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। 83rd, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन आर द एग्जांपल ऑफ। ये ड्रग्स हैं और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी हैं, तो आंसर हो गया 1 and 3। 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंसुलिन is an example of heteropolymer. Threonine, valine, leucine are the example of non-essential amino acids. Linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid are essential fatty acids. Macromolecule from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. अब आपको बताना है how many statements are incorrect. बच्चों पहली है इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीमर, सिंस इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन हमेशा क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर। अब आप कहोगे हेट्रोपॉलीमर नहीं है क्योंकि अमीनो एसिड का बना है, बट बना तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स का है ना, तो इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर का एग्जांपल है। फिर है थ्रियोनिन, वैलीन, ल्यूसीन, ये नोटिस करो, एक वर्ड रटना, हिल मैप टीटीवी। हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, आर्जिनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वैलीन, ये एसेंशियल की लिस्ट है। ये लिस्ट है बच्चों एसेंशियल की। अब आप नोटिस करो, इसमें वैलीन नाम आ रहा है, थ्रियोनिन नाम आ रहा है, ये एसेंशियल की लिस्ट में आ रहे हैं, ल्यूसिन नाम आ रहा है, तो ये सब एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल नहीं है। तो यही एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे गलत है। सी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दैट स्टेटमेंट इज बी। 85, फाइंड द करेक्ट मैच। पॉलीमर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज इज इन्यूलिन। पहला तो ध्यान देना, आपने हो सकता है इसको इसलिए भी गलत कह दिया हो, इंसुलिन पढ़ लिया हो, ये इन्यूलिन है एंड इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये फैक्ट है, बट ग्लूकोज नहीं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट which is an essential oil, concanavalin A, this is wrong, concanavalin A is a lectin, concanavalin A is lectin
and it can be used as mitogen. माइटोजन का मतलब होता है which induces mitosis. The protein which function as intercellular ground substance is collagen. This is correct. Nitrogen containing polysaccharide, cellulose. This is wrong. यहाँ अगर काइटिन होता तो फिर भी एक बार हम कंसीडर कर लेते, क्योंकि वहां पे N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन होता है. 86. An enzyme is given a 4-digit number in the system of universal nomenclature. The first digit for enzyme lipase. Okay. जो एंजाइम्स को 6 क्लासेस में बांटा गया है. क्लास 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्लास 2 ट्रांसफेरेज, क्लास 3 हाइड्रोलेज, क्लास 4 लाइज, क्लास 5 आइसोमेरेज, क्लास 6 लाइगेज, या आप उसे कह सकते हैं सिंथेटेज. किसी भी एंजाइम का एक ईसी नंबर होता है, उसे कहते हैं एंजाइम कमीशन नंबर, और उसके 4 डिजिट्स होते हैं. लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा 3.1.1.2 क्लास, सब क्लास, सब क्लास, और ये उसके अंदर प्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ एंजाइम होता है, यानी ये एंजाइम है. तो ये एंजाइम की क्लास है, ये सब क्लास है, ये सब क्लास है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सिर्फ फर्स्ट डिजिट को रटें, और जो मैंने अभी 6 क्लासेस बोली थी आपको, उनके सीक्वेंस को शफल मत करना. तो अगर पूछा गया क्लास 3, तो 100% हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलेजेस की. हाइड्रोलेजेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, और आपसे क्वेश्चन में पूछा किसका गया है? लाइपेज का. लाइपेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, सो मस्ट बिलोंग टू क्लास 3. तो फर्स्ट डिजिट जो होगी वो 3 होगा, यानी हाइड्रोलेज होगा, यानी क्लास होगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट क्लास को रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड सब क्लास, देन सब क्लास. 87. Calculate the number of hydrogen bonds in a given sample of DNA having 40 base pair, और ब्रैकेट में मेंशन है having 10 adenine. अब देखिए, आपके पास एक डीएनए सैंपल है जिसमें 40 बेस पेयर हैं. 40 बेस पेयर का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 40 बेसेस यहाँ हैं, 40 यहाँ हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन पेयर, जिसमें से 10 जगह एडेनिन है. तो सोचो बच्चों, 10 जगह एडेनिन है तो डेफिनेटली 10 जगह ही थायमिन होंगे. तो 10 80 पेयर पूरे हो गए, 10 80 पेयर कंप्लीट. अब बचे 30 पेयर, वो होंगे जीसी. तो टोटल 80 पेयर हमारे पास हो गए 10, जीसी पेयर हो गए 30. एक एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अगर ये 10 हैं तो 20 हाइड्रोजन ये हो गए. यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये 30 हैं तो 30 इंटू 3 90 ये हो गए. 90 प्लस 20 दैट विल बी 110 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. 88. नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इन डीएनए, डीडीएनए, इट्स 8. आपने पढ़े होंगे ए, बी, सी, डी और जेड. ए में होते हैं 11, बी में 10, सी में 9, डी में 8 और जेड में है 12. चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल. चारगाफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता है वहां जहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होगा. तो यहां आपके सामने केस है 5x174, जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. परसेंटेज ऑफ आयंस इन अ सेल इज, इट्स 1%. सेल के अंदर हर मॉलिक्यूल की अपनी परसेंटेज है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की, सब चीजों की. जो यहां पे आयन की परसेंटेज है वो होती है 1%. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन.